प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं स्त्री श्रोणी प्रदेश जननतंत्र। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर स्त्री श्रोणी मेखला का जो चित्र है, डायग्राम है, उसे हमें समझा दीजिए। तो आज मैं डायग्राम लेकर के आया हूँ। देखिए, ये बाह्य संरचना है, बाहर से देखने पर इस तरह से दिखाई देती है। इसके बाद हम आंतरिक संरचना भी बताएंगे। आज कंप्लीट स्त्री जनन अंग जो होता है, जनन तंत्र जो होता है, उसे दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। NCERT की ये बुक है, उस बुक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यह जो लिखा हुआ है, ये गर्भाशय ग्रीवा है। आप इसे देख सकते हैं, इसे हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और उसके ठीक बगल से एक और नली होती है, नली सदृश रचना होती है, जिसे हम कहते हैं मलाशय। ये मलाशय होता है, मल इसी में आकर के इकट्ठा होता है। और इसके बाद में उसके ठीक नीचे योनि होती है। योनि एक स्थान होता है। इस स्थान में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो, और जो मूत्र है वो बाहर की ओर निकलता है। तो ये है, आप संरचना को देख सकते हैं। इस संरचना को आप देखेंगे तो ये योनि की संरचना है। ये योनि, इसको अंग्रेजी में वेजाइना कहते हैं। अब इसके ठीक नीचे जब देखेंगे तो ये गुदा है, यानी गुदा, इसको मलद्वार भी कहते हैं। इसमें इकट्ठा मल इसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद देखते हैं, ये गर्भाशय है, ये टेरस कहते हैं। गर्भाशय, इसी में जो शिशु है उसका विकास होता है, ये टोटल गर्भाशय है। उसके ठीक बगल में एक थैली होती है जिसे कहते हैं मूत्राशय। यह मूत्राशय जो होता है, यह मूत्र से भरता रहता है और समय समय पर इसके द्वारा मूत्र का त्याग कर दिया जाता है। ये देखिए, जघन संघान है, यह जघन संघान की संरचना है। इसके ठीक नीचे देखिए मूत्र मार्ग दिखाया गया है। मूत्र मार्ग मतलब इसी रास्ते से मूत्र बाहर की ओर निकलता है, तो यह स्थान मूत्र मार्ग कहलाता है। इसके बाद में भग सेफ दिखाई देता है। भग सेफ एक जो संरचना होती है, अभी हम जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। एक उंगली जैसी रचना होती है जो योनि के ऊंचे भाग पर दिखाई देती है। इसके बाद एक बृहद भगोष्ठ होता है। बृहद भगोष्ठ मतलब जो स्त्री जननांग है, जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके बाहर की जो संपूर्ण संरचना होती है वो कहलाती है बृहद भगोष्ठ। और बृहद भगोष्ठ के बाद में एक उसके अंदर जब देखेंगे तो एक और छोटी सी संरचना होती है, उसे कहते हैं लघु भगोष्ठ। भगोष्ठ मतलब भग ओष्ठ, ओष्ठीय संरचना होती है, ओष्ठ की तरह से होती है, यानी वो फैलती और सिकुड़ती भी रहती है। इसके बाद में हम देखेंगे योनि द्वार। योनि द्वार, जैसा कि अभी मैंने बताया है, ये योनि जो है इधर योनि द्वार है, इधर खुलती है और इसी के द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो मूत्र है वो बाहर की ओर निकलता है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये है बाह्य संरचना है। अब हम देखते हैं अंदर की संरचना को। अब यहाँ देखेंगे ये आंतरिक संरचना जो है, ये है योनि की आंतरिक संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, इसे हम लोग बारीकी से समझेंगे। यहाँ अक्सर जो टीचर हैं वो भी खुलकर आपको समझा नहीं पाते हैं और आप भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं। देखिए, ये है कुछ आंतरिक संरचना इस शेप में होती है। इसमें देखेंगे सबसे पहले लिखा है गर्भाशय, या इसको हम फंडस भी बोलते हैं। ये जो क्षेत्र है ये फंडस कहलाता है। और इसके अंदर देखिए यह खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये खाली स्थान कहलाता है गर्भाशय गुहा। क्या कहलाता है? गर्भाशय गुहा। और इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एक इधर संरचना दिखाई दे रही है और एक इधर संरचना दिखाई दे रही है। ये संरचनाएं जो हैं, ये जो कीपिकाएँ हैं, यही अंडों को शुक्राणुओं से मिलाने का रास्ता यही देते हैं। और यह जो उंगली जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसे झल्लरी कहते हैं। क्या कहते हैं? झल्लरी कहते हैं। और इसके बाद में देखिए ठीक इसके नीचे ये एक छोटा सा लाल रंग का जो एक गोला बना हुआ है, घेरा बना हुआ है। तो ये गोला या घेरा नहीं है, यह एक जोड़ी जो है ये अंडाशय है। इसको डिंभ ग्रंथि भी कहते हैं। अब इसके बाद में कीप के बाहर यह क्षेत्र जो है, इसको हम एम्पुला कहते हैं या तुम्बिका कहते हैं। एम्पुला या तुम्बिका जो है, यहीं पर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। यानी अंडे यहाँ से निकल करके
और यहाँ आते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शुक्राणुओं का वेट करते हैं। जब शुक्राणु इस रास्ते से आते हैं तो वो इधर जा कर के सर्च करते हैं अंडे का, और जब अंडे उन्हें मिल जाते हैं तो अंडों के साथ में वो इस तरह से मिल कर के निषेचन करना शुरू करते हैं। तो ये निषेचन कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। और ये टोटल जो नली है यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रही है, यह टोटल नली जो है ये बहुत ही संकीर्ण पथ होता है, और इस नली को हम कहते हैं अंडवाहिनी नली, यानी अंडों को ले जाने वाली या लाने वाली नली को अंडवाहिनी नली कहते हैं। तो इसमें अंडवाहिनी नली एक जोड़ी होती है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो ये एक जोड़ी संरचनाएं ये पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये है गर्भाशय ग्रीवा है। ग्रीवा मतलब जो गर्भाशय है वो इधर को खुलती है, और उसके ठीक नीचे देखिए ग्रीवा नाल है, एक स्थान होता है, सकरा स्थान होता है, और ये है यद्यपि खुलता और बंद होता रहता है, ये संकुचित प्रकुंचित होता रहता है। और उसके ठीक नीचे होती है योनि, यानी ये होती है वेजाइना। ये वेजाइना जो होती है ये कुछ इस तरह से संरचना होती है, और इस वेजाइना के माध्यम से जो महिला होती है, स्त्री होती है, उसमें जो मासिक स्त्राव होता है वो मासिक स्त्राव इसी रास्ते से बाहर निकलता है। उसके अलावा जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, यूरिन भी इसी रास्ते से डिस्चार्ज होता है। तो ये जो योनि है ये दो काम करती है, एक तो यूरिन को पास करने का काम करती है, दूसरा जो मेंस्ट्रुअल मटेरियल है उसको भी पास करने का काम करती है। इसे हम यहाँ पर देखिए पढ़ भी लेते हैं, लिखा है स्त्री जनन तंत्र। आप इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी या रिप्रोडक्टरी सिस्टम भी कहते हैं। लिखा है स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय एक जोड़ा होता है, इसको ओवरी कहते हैं, और साथ साथ में एक जोड़ा अंडवाहिनी होती है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, और अंडवाहिनी को कहते हैं ओविडक्ट। और एक गर्भाशय होता है, इसको अंग्रेजी में यूटेरस कहते हैं, और एक गर्भाशय ग्रीवा होती है, मैंने अभी आपको बताया, जो सर्विक्स कहलाती है, और उसके बाद में होती है योनि यानी कि वेजाइना, और उसके बाद में बाह्य जननेंद्रिय होते हैं। बाह्य जननेंद्रिय को भी दिखा करके सबसे पहले आपको बताया है, आप उसे देख सकते हैं। और इसके बाद में श्रोणीय क्षेत्र को भी आपको बताया है, जहाँ पर ये है जो स्त्री जनन तंत्र है यह उपस्थित होता है, वो पूरा क्षेत्र श्रोणी कहलाता है या श्रोणीय क्षेत्र कहलाता है। और इसके अलावा लिखा है ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। बिल्कुल, एक जोड़ा जो स्तन ग्रंथि होती है जिसको मैमली ग्लैंड्स कहते हैं, इनके साथ में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से ये आपस में जुड़ी होती हैं, यानी यह भी बहुत ही संवेदनशील अंग होता है जिसका जुड़ाव सीधे स्तन ग्रंथियों से होता है। अब हम देखते हैं कि यह जो गर्भाशय होता है इसका काम क्या होता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इसका जो आकार होता है वो नाशपाती के जैसा होता है, नाशपाती के जैसा ये आकार होता है। अब हम देखेंगे ये जो स्त्री जनन अंग भी आपको बताया है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो कार्य लगभग मैं आपको बताया हूँ शॉर्टकट में, लेकिन कुछ और भी हम बताने वाले हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला या जो बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें 12 से लेकर के 15 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है, मासिक चक्र शुरू हो जाता है, और यह लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में ख़त्म होता है, 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। तो यह जो मासिक चक्र है, मासिक जो धर्म है, यह मासिक धर्म ही किसी लड़की को माँ बनने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए सिर्फ अकेला मासिक चक्र या मासिक धर्म ही जिम्मेदार नहीं है, इसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम समझते हैं। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जैसा कि प्रत्येक माह में 28-25 दिन पर जो मासिक धर्म आता है, तो ये मासिक धर्म है क्या, इसको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें ये बताएंगे कि जैसे जो योनि होती है, योनि में जो पुरुष जनन तंत्र होता है उसके द्वारा यहाँ शुक्राणुओं को रिलीज कर दिया जाता है, और ये शुक्राणु इसी मार्ग से होते हुए और गर्भाशय में लाखों की संख्या में जाते हैं। और वहाँ पर उस समय क्या होता है कि यदि अंडाशय से निकल करके अंडा आया हुआ है फैलोपियन ट्यूब या
एम्पुला में वेट कर रहा है, तो ये शुक्राणु जाते हैं और उसी से मिल जाते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन करने के बाद में ये वहाँ से वापस आकर के और पुनः इसी गर्भाशय में रोपित हो जाते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, हम इसको आगे बताएंगे। यहाँ रोपित हो जाते हैं और धीरे धीरे इसका विकास होता है। ये भ्रूण धीरे धीरे बढ़ करके और शिशु का रूप लेता है। लगभग मानव में 270 दिन में एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा लड़का या लड़की दोनों हो सकता है। लड़का या लड़की किस प्रकार से माँ के गर्भ में पनपते हैं, मैं इसकी प्रक्रिया भी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 270 दिन यानी लगभग 9 माह तक यहाँ पर माँ अपने बच्चे को अपने गर्भाशय में, अपने शिशु को, अपने भ्रूण को पालती है, उसकी देखरेख करती है, परवरिश करती है और उसके बाद में वो इस मार्ग द्वारा उसे जन्म देती है। और जन्म देने के बाद में वो बच्चा बाहर के वातावरण में आकर के और अपना विकास करना शुरू करता है। तो इस प्रकार से एक जनन की प्रक्रिया होती है और ये जनन की प्रक्रिया निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। आज इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी जो दुनिया देख रहे हैं, ये दुनिया जनन यानी प्रजनन के द्वारा ही इतनी बड़ी दुनिया संभव हो पाई है। इसलिए प्रजनन बहुत ही प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसी की वजह से किसी जाति या प्राणी के वंश को कायम रख सकते हैं। तो आज के इस अंक में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्दी ही एक और जानकारी अगली वीडियो में लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।